घर खरीदना हर किसी का ड्रीम होता है, लेकिन कुछ लोगों को घर खरीदकर उसमें इन्वेस्ट करना सही नहीं लगता। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं खुद का घर खरीदना चाहिए या रेंट पर रहना चाहिए। घर खरीदना चाहिए या रेंट पर रहना चाहिए, ये सवाल हर किसी के मन में आता है। ईएमआई पर घर खरीदना चाहिए या एसआईपी करके बाद में घर खरीदना चाहिए, आपके लिए क्या फायदेमंद हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इन बातों पर डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करके उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। खुद का घर खरीदना चाहिए या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए, आइए जानते हैं। इसे हम 3 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए 2 दोस्त है, एक राम और दूसरा श्याम। दोनों दोस्त एक ही कंपनी में काम करते हैं और उनकी सैलरी भी सेम है। दोनों की सैलरी काफी अच्छी है, लेकिन सोचने का तरीका अलग है। राम अपने लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता। राम को इन्वेस्टिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। राम को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफी पसंद है, इसीलिए राम 2 BHK फ्लैट खरीदने का फैसला करता है। राम के उस 2 BHK फ्लैट की प्राइस 75 लाख रुपीज है। उस फ्लैट के लिए राम 15 लाख की डाउन पेमेंट करता है और 60 लाख रुपए बैंक से लोन लेने का फैसला करता है। राम की अच्छी सैलरी होने के कारण उसका लोन इजीली अप्रूव हो जाता है और उस 60 लाख के लोन चुकाने के लिए राम को 20 साल का समय मिलता है। राम को इस 60 लाख के लोन पर 9% का इंटरेस्ट रेट बैंक को देना है। इसके लिए राम को हर महीने 53,984 रुपीज EMI पे करना है। मतलब राम को सालाना 6,47,803 रुपीज बैंक को EMI देना है और इस लोन पर राम को 20 साल तक 69,56,054 रुपीज का सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट रेट देना है। 20 साल तक राम को बैंक से निकाला हुआ 60 लाख का लोन तो देना है, उसी के साथ इस पर ये इंटरेस्ट रेट भी देना है। मतलब 20 साल तक राम को बैंक को 1,29,56,054 रुपीज बैंक को देने हैं और उससे पहले उसने डाउन पेमेंट 15 लाख किया है और उसे वो 2 BHK फ्लैट 1,44 लाख में पड़ा। मतलब कहा वो 74 लाख का फ्लैट और कहा ये 1,44 लाख रुपीज। तो सवाल ये आता है कि 20 साल बाद राम के उस 2 BHK फ्लैट की प्राइस कितनी हुई होगी। इंडिया में प्रॉपर्टी की प्राइस हर साल 6% से बढ़ती है, तो इस हिसाब से 20 साल बाद राम के उस फ्लैट की प्राइस 2,40,00,000 रुपए होगी। इससे राम का सिटी में खुद का घर भी हो गया और उसका रेंट का पैसा भी सेव हो गया। अब दूसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं राम के दोस्त श्याम के बारे में। श्याम को घर खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि श्याम हर चीज सोच समझकर करता है। श्याम अपने फाइनेंशियल डिसीजंस काफी सोच समझकर लेता है। श्याम सोचता है कि जब खुद के पास पैसे आएंगे तब घर खरीदेंगे। श्याम लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और राम की तरह ही श्याम के पास भी 15 लाख की सेविंग है। श्याम ने उस 15 लाख को म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दिया और राम जो हर महीने EMI पे करता था वो था 53,984 रुपीज। उतने ही अमाउंट की मंथली SIP करने का फैसला श्याम करता है। अब श्याम की 20 साल के लिए 2 इन्वेस्टमेंट हो गई, एक 15 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट और दूसरी 53,984 रुपीज की मंथली SIP। तो 20 साल तक श्याम की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड अमाउंट हो गई 1,29,56,160 रुपीज और श्याम को इस पर 12% का CAGR मिला। तो उसके बाद श्याम के कॉर्पस की वैल्यू हो गई 5,39,38,001 रुपीज और श्याम ने जो अलग से 15 लाख की लमसम SIP की थी उस पर भी एवरेज 12% का CAGR मिला और 20 साल बाद ये 15 लाख अमाउंट बढ़कर हो गई 1,44,69,440 रुपीज। मतलब 20 साल बाद श्याम के पास 6,85 लाख जमा हो गए। बट श्याम के पास तो कोई घर नहीं था, श्याम रेंट पर रह रहा था। तो 20 साल तक श्याम ने कितना रेंट भरा होगा, आइए जानते हैं। मान लीजिए श्याम का आज का मंथली रेट 15,000 रुपीज है। अगर हर साल ये रेंट 5% से बढ़ा तो श्याम ने 20 साल तक 62 लाख का होम रेंट दिया है। लेकिन अगर श्याम की आज की वेल्थ देखें तो श्याम घर रेंट पर लेकर भी फायदेमंद है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से श्याम की जो वेल्थ क्रिएट हुई है उस पैसे से श्याम राम से भी अच्छा घर खरीद सकता है। अब तीसरे एग्जाम्पल में बात करते हैं राम श्याम के दोस्त शुभम के बारे में। शुभम की सैलरी भी राम और श्याम के जैसे ही है, बट शुभम का सोचने का तरीका इन दोनों से कुछ अलग है। शुभम को तो घर खरीदना है, बट शुभम को ये घर लोन फ्री खरीदना है, क्योंकि शुभम लोन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और शुभम EMI भी नहीं पे करना चाहता। तो इसके लिए शुभम ने 10 साल तक SIP करने का फैसला किया और फिर 10 साल बाद शुभम घर खरीदने वाला है। राम जितनी EMI बैंक को पे करता था उतने ही अमाउंट की मंथली SIP शुभम ने शुरू की। शुभम ने मंथली SIP शुरू की 53,984 रुपीज और शुभम को भी इस इन्वेस्टमेंट पर 12% का रिटर्न मिला। तो 10 साल बाद शुभम के इस फंड की वैल्यू 1,25,42,593 रुपीज हो गई और
राम और श्याम की तरह ही शुभम के पास भी 15 लाख की सेविंग थी और शुभम ने उस अमाउंट को भी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट कर दिया था और इस पर भी शुभम को एवरेज 12% का CAGR मिला है। तो 10 साल बाद शुभम की इस 15 लाख की वैल्यू 46,58,772 रुपीज हो गई। अब 10 साल बाद शुभम के पास 1,71 लाख से ज्यादा पैसे जमा हो गए। अब 10 साल बाद राम ने जो फ्लैट खरीदा था शुभम वैसा ही फ्लैट खरीदना चाहता है। तो वो फ्लैट शुभम को कितने प्राइस में पड़ेगा आइए जानते हैं। अगर हर साल प्रॉपर्टी की प्राइस 6% से इंक्रीज होती है तो शुभम को 10 साल बाद राम के जैसा फ्लैट खरीदने के लिए 1,34 लाख रुपीज देने होंगे और शुभम ने 10 साल बाद फ्लैट खरीदने का फैसला किया है। मतलब शुभम ने 10 साल तक घर का रेंट दिया है। तो शुभम को 10 साल के लिए घर का रेंट 23,38,939 रुपीज देने होंगे। शुभम के रेंट और घर की प्राइस कैलकुलेट करे 1,67 लाख रुपीज हो गया। मतलब 10 साल बाद भी शुभम राम के जैसा घर बिना लोन के खरीद सकता है। जिस घर को नील करने के लिए राम को 20 साल का समय लगा उसी घर को शुभम ने 10 साल में बिना लोन के खरीद लिया। तो इसमें आपको राम, श्याम और शुभम किसकी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में हमने आपको 3 एग्जाम्पल के साथ समझाया, बट ये नंबर थोड़े वेरी हो सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कम ज्यादा होता रहता है। म्यूचुअल फंड में रिस्क भी होती है, महंगाई भी कम ज्यादा होती रहती है और प्रॉपर्टी की प्राइस भी कम ज्यादा होती रहती है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में या किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।